समुद्र हमेशा से इंसानों का इम्तिहान लेता आया है, लेकिन आज जो घटना आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक ऐसा संघर्ष है जिसने 15 साल तक 60 लोगों को मौत और उम्मीद के बीच झुलसा कर रखा। ये कहानी उस दौर की है जब अफ्रीका की काली धरती पर पैदा होना एक अपराध जैसा माना जाता था। गोरे व्यापारी गांव से लोगों को पकड़कर जहाजों में ठूंस देते और उन्हें दुनिया के दूसरे कोनों में मजदूरों की तरह बेच दिया जाता। उसी अमानवीय व्यापार का एक हिस्सा था फ्रांस का गुलाम वाहक जहाज ल्यूटिल। सन 1761 की शुरुआत में ये जहाज अफ्रीका के पूर्वी तट मेडागास्कर के पास मौजूद फॉल पॉइंट बंदरगाह से निकला। जहाज पर 160 से ज्यादा अफ्रीकी पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे जिन्हें जबरन उनके घरों से उठाकर बेचा जाने वाला था। जहाज को मॉरिशस पहुंचना था, जहां इन लोगों को खेतों, घरों और बड़े बड़े एस्टेट्स में मजदूरी के लिए नीलाम किया जाना था। पर उसी जहाज पर सवार थे 142 फ्रांसीसी नाविक जो उस दौर के नेविगेशन और समुद्री व्यापार को संभालते थे। जहाज का नेतृत्व कप्तान जॉन डे लाफार कर रहे थे, एक जिद्दी कप्तान जो अक्सर समय बचाने के लिए खतरनाक रास्तों से जहाज निकालता था। उनके साथ नेविगेशन की जिम्मेदारी थी बार्थेलेमी कैस्टेलन ड्यू वर्नेट नाम के अनुभवी अधिकारी के पास। दोनों जानते थे कि इस रास्ते पर समुद्री परिस्थितियां कठिन रहती हैं। तूफान, तेज धाराएं और नीचे फैला हुआ रीफ, ये सब किसी भी जहाज को चुटकियों में तबाह कर सकते थे। फिर भी ल्यूटिल तेज रफ्तार से मॉरिशस की ओर बढ़ता गया, मगर आगे छुपा था वो द्वीप इतना छोटा कि नक्शे में एक बिंदु जैसा दिखता, लेकिन उतना ही खतरनाक। इसका नाम था ट्रॉम्बलिन आइलैंड। चारों ओर पत्थरों की रीफ और बीच में सपाट सूखी जमीन, न पेड़ पौधे न ताजे पानी का कोई स्रोत, बस एक निर्जन टुकड़ा जो किसी भी जहाज के लिए मौत का जाल था। 31 जुलाई 1761 की रात समुद्र अचानक उग्र हो गया। आसमान में बादल कड़कने लगे, हवा इतनी तेज थी कि जहाज का हर तख्ता हिलने लगा। नेविगेशन अधिकारी ने चेतावनी दी कि आगे गहरा रीफ है, लेकिन कप्तान ने उसे अनसुना कर दिया। रात की काली परत में जहाज तेजी से आगे बढ़ता रहा और फिर एक भयानक धमाका। ल्यूटिल की निचली सतह पत्थरों से जाकर टकराई। कुछ ही सेकंड में जहाज नीचे से फट गया। निचले डेक में बंद सैकड़ों अफ्रीकी गुलामों के लिए तो बाहर निकलने की जगह भी नहीं थी। चीखें हवा में घुलने लगीं, पर कोई बचाव का रास्ता नहीं था। कई लोग वहीं डूब गए क्योंकि दरवाजे बंद थे। ऊपर के डेक पर खड़े फ्रांसीसी नाविक किसी तरह समुद्र में कूदे और टूटे बैरल, लकड़ी के टुकड़ों को पकड़कर तैरते हुए किनारे पहुंचने लगे। घंटों की जद्दोजहद के बाद 142 फ्रांसीसी और 60 अफ्रीकी गुलाम किसी तरह ट्रॉम्बलिन के सूखे किनारे पर पहुंच पाए। उनके पैरों के नीचे सिर्फ गर्म रेती, चारों ओर बेजान समुद्र और दिल में एक ही सवाल, अब आगे क्या? ट्रॉम्बलिन द्वीप की वो सुबह इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। रात भर समुद्र से जूझने के बाद जब सूरज ऊपर आया तो किनारे पर पड़े 182 लोग, 122 फ्रांसीसी और 60 अफ्रीकी गुलाम मौत के दरवाजे से वापस लौटे हुए भूत जैसे दिख रहे थे। उनके शरीर नमक से सफेद पड़ गए थे, होंठ फट चुके थे और आंखों में सिर्फ सदमा था। सबसे पहले उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, जहां कभी उनका विशाल जहाज ल्यूटिल खड़ा था, वहां अब सिर्फ लकड़ी के टूटे टुकड़े थे जो लहरों से टकरा रहे थे। हवा में सिर्फ नमक की गंध और मौत की खामोशी थी। और यही वो जगह थी जहां ये सभी लोग आने वाले 15 साल तक एक बंदी की तरह फंसे रहने वाले थे, मगर उन्हें अभी इस बात का अंदाजा नहीं था। राशन की हकीकत, डूबते जहाज से जो थोड़ा बहुत सामान बचाया गया था वो अब उनकी सबसे बड़ी उम्मीद था। कुछ बैरल सूखा मांस, थोड़ी रोटी, कुछ आटा, शराब की कुछ बोतलें, बस इतना ही। कप्तान ने तुरंत नियम लागू किया, एक दिन में एक बार सीमित भोजन। लेकिन असली समस्या थी पानी। सिर्फ कुछ कंटेनर साफ पानी के बचे थे जो 182 लोगों में बढ़कर मुश्किल से 2-3 दिन चला सकते थे। तीसरे दिन हालात इतने खराब हो गए कि कुछ कमजोर लोग तरफ कर समुद्र का खारा पानी पीने लगे और उसी से उनकी हालत और बिगड़ गई। तभी उम्मीद की एक किरण उभरी। अफ्रीकी गुलामों की बुद्धिमानी। जो 60 अफ्रीकी लोग बचे थे उन्होंने पहले भी जिंदगी की कठोरता देखी थी। उन्होंने सुझाव दिया कि द्वीप के बीचों बीच खुदाई की जाए, कभी कभी समुद्री टापुओं में रेत के नीचे छना हुआ पानी मिल जाता है। उन्होंने घंटों तक खोदा, हाथ कटे, नाखून टूटे, लेकिन वो रुके नहीं। और फिर गीली मटी नजर आई। कुछ और गहराई पर मीठे पानी की एक हल्की धारा मिलने लगी। वो समुद्र का ही पानी था, लेकिन रेत की परतों से छनकर पीने लायक बन चुका था। उस दिन पहली बार उनके चेहरों पर मुस्कान लौटी। अब उन्हें भूख से ज्यादा डर पानी का था और वो डर कुछ समय के लिए खत्म हो गया। जीने की जद्दोजहद शुरू हुई। पानी मिल गया था, लेकिन समस्या अभी भी अनगिनत थी। द्वीप पर पेड़ नहीं थे, छाया नहीं थी, इमारतें तो दूर, लकड़ी तक नहीं थी। सबसे
सबसे पहले काम किया गया आश्रय बनाने का। उन्होंने बची हुई लकड़ी, जहाज के टुकड़ों और समुद्री घास का इस्तेमाल करके छोटे शेल्टर बनाए, कुछ टेंट जैसे, कुछ मिट्टी और रेत से बंद। तेज धूप और तूफान से बचने के लिए यही उनका नया घर बन गया। बचाव का रास्ता। तीसरे दिन कप्तान लफार्ग ने सभी को बुलाया। उसके शब्द आज भी इतिहास में दर्ज हैं। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते, हमें अपना जहाज खुद बनाना होगा। योजना बनाई गई कि डूबे जहाज यूटिल के टूटे तख्तों, रस्सियों और पालों से एक नया छोटा जहाज तैयार किया जाए। यह आसान नहीं था, लेकिन उम्मीद नाम की चीज इंसान को असंभव काम भी करा देती है। 2 महीनों तक 122 नाविक और 60 अफ्रीकी गुलाम दिन रात मेहनत करते रहे। उन्होंने समुद्र किनारे एक अस्थायी निर्माण स्थल बनाया, लकड़ी को सीधा किया, रस्सियां जोड़ी, पालों के टुकड़े सिलकर जोड़ दिए और आखिरकार एक छोटा लेकिन मजबूत जहाज तैयार हुआ। इसका नाम रखा गया ला प्रोविडेंस, यानी उम्मीद का जहाज। लेकिन एक दिल तोड़ने वाला निर्णय लिया गया। इस जहाज में एक भी अफ्रीकी गुलाम को नहीं बैठाया गया, सिर्फ फ्रांसीसी नाविक ही मदद लाने निकलेंगे। जाते जाते उन्होंने वादा किया, हम लौटेंगे, हम तुम्हें यहाँ से जरूर ले जाएंगे। और फिर ला प्रोविडेंस गहरे समुद्र की ओर बढ़ गया। लेकिन आगे क्या हुआ, ये उनकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। ला प्रोविडेंस वो छोटा सा जहाज जिसे 122 नाविकों और 60 अफ्रीकी गुलामों की आखिरी उम्मीद माना गया था, धीरे धीरे क्षितिज की ओर गायब हो गया। तट पर खड़े गुलामों ने कई घंटों तक उसे देखते रहे, जब तक वो समुद्र की लहरों में खो नहीं गया। उनके दिलों में एक ही भावना थी, कुछ दिनों में मदद आ जाएगी, हम बच जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये इंतजार महीनों में बदलेगा और फिर सालों में। मेडागास्कर का सच, मदद कभी नहीं आएगी। ला प्रोविडेंस उग्र समुद्र से लड़ते हुए किसी तरह मेडागास्कर के तट पर पहुंचा, लेकिन रास्ते में कई नाविक बीमार पड़ गए और कुछ की मौत भी हो गई। जो बचे हुए फ्रांसीसी नाविक थे वो गवर्नर के पास पहुंचे और पूरी कहानी सुनाई, कैसे ल्यूटिल डूब गया और कैसे 60 अफ्रीकी लोग निर्जन द्वीप पर अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन गवर्नर का जवाब बिजली गिरने से भी ज्यादा खतरनाक था। मैं कोई मदद नहीं भेज सका, तुम लोग गुलामों को अवैध रूप से ले जा रहे थे, ये पूरी यात्रा गैर कानूनी थी। इस एक फैसले ने 60 अफ्रीकी गुलामों की जिंदगी पर मौत की मुहर लगा दी। द्वीप पर टूटी उम्मीदें। उधर ट्रोमेलिन द्वीप पर लोग मदद की उम्मीद में हर सुबह समुद्र की ओर देखते। शाम को सूरज डूबता और रातें और भी लंबी लगती। पहले हफ्ते में उन्होंने तट पर बड़े बड़े पत्थरों से हेल्प लिखा। उन्होंने सूखी घास जलाकर धुआं उठाया। जेब में पड़े छोटे छोटे तांबे के सिक्कों से सूरज की रोशनी को चमकाकर भी संकेत देने की कोशिश की। लेकिन किसी जहाज ने उनको नहीं देखा। धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि वो अकेले हैं। जीवित रहने की असली जंग। अब जब कोई बचाव नहीं आया तो 60 अफ्रीकी गुलामों ने निर्णय लिया कि उन्हें अपना जीवन खुद बचाना होगा। सबसे पहले उन्होंने पानी के गड्ढे को और गहरा किया। वही पानी बरसात में भरता था और वही उनका जीवन स्रोत था। फिर उन्होंने भोजन के तरीके ढूंढे। किनारे फंसने वाले छोटे कछुए, समुद्री पक्षी, तट पर आने वाली मछलियां। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों, रेत और समुद्री घास से मछली फंसाने वाले जाल बनाए, एक तरह के नेचुरल ट्रैप्स। मछलियों को वो धूप में सुखाकर कई दिनों तक बचा कर रखते। छोटे जीवन संघर्ष को संभालने के लिए उन्होंने एक समाज की तरह काम बांटा। कोई पानी भरे, कोई सुबह शाम पहरा दे, कोई मछली पकड़े, कोई बीमारों की देखभाल करे, कोई छोटे बच्चों का ख्याल रखे। उनकी जिंदगी अब हर दिन एक परीक्षा थी। नया प्रयास। 20 लोग निकल पड़े। लगभग 3 हफ्ते बाद कुछ ताकतवर पुरुषों ने डूबे जहाज की बची लकड़ी से एक बहुत छोटी नाव बनाई। इस नाव में 20 लोग बैठे और मेडागास्कर की ओर निकल पड़े। जाते समय उन्होंने बाकी लोगों से कहा, हम वापस आएंगे, मदद लेकर, इंतजार करना। वो भी समुद्र में खो गए। किसी ने कभी नहीं जाना कि वो कहाँ गायब हुए। क्या तूफान उन्हें ले गया, या कोई लहर, या वो किसी और किनारे पर फंस गए। अब द्वीप पर बचे 40 लोग और उनकी उम्मीदें भी टूटने लगी। 3 साल का इंतजार और मौत का बढ़ता साया। अगले 3 सालों में भूख, बीमारी, तूफान और कमजोरी से कई लोग मर गए। जिनके पास थोड़ी ताकत थी वो गड्ढे, रेत के घरों और मछली जालों की मरम्मत करते रहे। अब सिर्फ कुछ महिलाएं, कुछ बुजुर्ग और एक छोटा बच्चा संघर्ष कर रहे थे। और फिर इसी गुमनामी में 11 साल गुजर गए। फिर किस्मत ने करवट बदलनी शुरू की, एक ऐसा मोड़ जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। समय दुनिया की सबसे कठोर ताकत है। वो इंसान को झुकना, टूटना और फिर लड़ना सिखा देता है। ट्रोमेलिन द्वीप पर बचे हुए गुलामों के लिए समय अब एक अनंत जेल बन चुका था। पहले उम्मीद थी, फिर इंतजार, फिर डर और अब बस आदत। ला प्रोविडेंस के गए हुए 11 साल हो चुके थे। इस बीच फ्रांसीसी नाविकों में से एक व्यक्ति जो बच गया था बार बार अधिकारियों को पत्र लिखता रहा, लेकिन युद्ध, राजनीति और लालच में वो आवाज कहीं दबती गई। लगभग 1 दशक तक उसके भेजे गए संदेश किसी तक नहीं पहुंचे, जब तक कि एक दिन एक पत्र सही हाथों में नहीं गिरा। गवर्नर को मिला वो पत्र और सब बदल गया। सन 1776 में वो पुराना पत्र किसी अधिकारी को मिला। पत्र में लिखा था, ट्रोमेलिन आइलैंड पर 60 अफ्रीकी लोग जीवित हैं, वे हमारी
हमारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। एक ही पल में गवर्नर का चेहरा गंभीर हो गया। उसे समझ आया कि मामला कितना भयानक था। 15 साल पहले डूबे जहाज के लोग शायद अभी भी जिंदा हो सकते हैं। वो तुरंत बचाव अभियान का आदेश देता है, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। पहला बचाव मिशन, फिर एक और झटका। एक जहाज भेजा गया, लेकिन जैसे ही वो ट्रोमलिन के पास पहुंचा, पानी के नीचे फैले कैमोफ्लाज रीफ, ठीक वही खतरनाक चट्टानें जिन्होंने ला यूटिल को डुबो दिया था, दोबारा सामने आ गई। कप्तान ने देखा कि थोड़ी भी गलती जहाज को तोड़ सकती है। उसने जोखिम नहीं लिया और वापस लौट आया। द्वीप पर लोग इस मिशन को देख नहीं पाए। वे नहीं जानते थे कि मदद लगभग पहुंच ही गई थी। वे अभी भी अपनी उम्मीदों पर रेत की तरह मुट्ठी कसकर बैठे थे। द्वीप पर जीवन। अब सिर्फ 8 लोग बचे थे। उनके शरीर कमजोर हो चुके थे। त्वचा सूरज की आग से झुलस चुकी थी, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी, एक चमक जो हार मानने से इनकार करती थी। उन्होंने रेत के घरों को मजबूत किया, पानी के गड्ढे को गहरा करते रहे, मछली फंसाने वाले पत्थर के बांध रोज सुधारते। उन्होंने एक समाज की तरह काम बांट लिया था। कोई पानी भरती, कोई खाना जुटाती, कोई बच्चे का ख्याल रखती, कोई समुद्र की ओर देखती कि कहीं जहाज दिख जाए। उनके लिए ये छोटा बच्चा ही भविष्य था। यही वो उम्मीद थी जिसके लिए वो जिंदा थी। और फिर वो दिन आया जिसकी उन्हें याद भी नहीं थी। 29 नवंबर 1776 सुबह का समय था। आसमान साफ था और समुद्र सामान्य। अचानक किनारे पर खड़ी एक महिला ने दूर क्षितिज में एक सफेद बाल को देखा। वो चीखी, बचाव जहाज, बचाव जहाज। सब महिलाएं दौड़कर तट की ओर आईं। ये कोई सपना नहीं था, वास्तव में एक फ्रांसीसी जहाज ला डॉफाइन था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 15 साल बाद किसी ने उन्हें देख लिया था। कप्तान जैक मैरी डी ट्रोमेलिन खुद छोटी नाव लेकर तट पर उतरा। हवा जैसे रुक गई हो, समुद्र जैसे शांत हो गया हो। उसने सामने खड़ी उन दुबली पतली महिलाओं और उस छोटे बच्चे को देखा। वे इस तरह खड़ी थीं जैसे जिंदगी ने उन्हें हजारों बार गिराया पर हर बार उठाया हो। ट्रोमेलिन के उस क्षण ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया और इंसानी हिम्मत को एक नई परिभाषा दे दी। ला डॉल्फिन का जहाज ट्रोमेलिन द्वीप के पास लंगर डाल चुका था। 15 साल तक दुनिया से कटे हुए, भुलाए गए, संघर्ष में टूटे ये लोग अंततः किसी की आंखों में इंसान की तरह दिखाई दे रहे थे। कप्तान जैक्स मेरी दी ट्रोमेलिन और उसके नावे छोटे छोटे डोंगों में बैठकर धीरे धीरे तट की तरफ बढ़े। नावे जब किनारे को छुई, वो दृश्य किसी इतिहास के पन्ने से निकलकर जैसे सामने जीवित खड़ा हो गया। उन्हें स्वागत करने आए थे 7 महिलाएं और एक छोटा बच्चा। वे इतने दुबले, इतने झुलसे हुए और इतने थके हुए थे कि लगता था हवा का एक तेज झोंका भी उन्हें गिरा देगा। लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हार के नीचे भी दबी नहीं थी। वो चमक थी जिंदा रहने की इच्छा। 15 साल का दुख एक ही क्षण में फूट पड़ा। कप्तान ने जैसे ही पहला कदम जमीन पर रखा, एक महिला उसके पैरों में गिर पड़ी। उसके आंसू गर्म रेत में गिरते ही भाप की तरह सूख जाते। बाकी महिलाएं भी रो पड़ी, क्योंकि 15 साल में पहली बार किसी ने उन्हें इंसान समझा था। कप्तान ने उन्हें उठाया, पानी दिया, खजूर और सूखे फल खाने को दिए। उनकी आंखों में विश्वास लौटा हुआ दिखाई दे रहा था।